चलिए जी, मीटिंग हमारी शुरू हो चुकी है। रिकॉर्डिंग भी मैंने ऑन कर लिया है। तो थोड़ी देर बस हम लोग सामान्य रूप से बातचीत करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि क्लास तो आप लोगों की कल से ही शुरू हो रही है। लेकिन एक होता है ना कि हमें हर एक चीज़ का प्रयोजन पता होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो उसको करने में हमें अच्छा लगता है, उत्साहित होकर के हम सभी उस कार्य को करते हैं। ठीक है, एक बार और आप सभी क्लियर करेंगे। आवाज़ और स्क्रीन बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी भैया। ठीक है जी, चलिए ओके। तो संस्कृत में एक पंक्ति आती है ना? क्या पंक्ति आती है? प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, है ना? कि प्रयोजन को विचार किए बिना जो मंद व्यक्ति है, मंद बुद्धि का व्यक्ति है, वह भी कोई भी क्रिया नहीं करता। तो इसी प्रकार से आज हम सभी जो अपने बेसिक संस्कृत कोर्स के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो आखिर हम लोग क्यों इस कोर्स में जुड़े? 2 महीने का जो है अपना अनमोल समय है, हम लोग अपने 2 महीने के अनमोल समय को क्यों इस कोर्स के लिए दें, इसी विषय में हम लोग विचार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ठीक है जी, आप लोग थोड़ा सा समय का ध्यान रखा कीजिए, है ना? समय का बड़ा ध्यान रखना चाहिए हम सभी को। जितने भी लोग हुए हैं महान लोग, सभी ने समय का बड़ा पालन पालन किया है कि जो समय है तो फिर हमें उसी समय पर कार्य करना है। ठीक है जी, तो चलिए, कोई बात नहीं, आज पहली क्लास है इसलिए सब कुछ माफ़ है आप लोगों का। तो देखिए, आखिर क्यों मतलब इसका प्रारंभ करना पड़ा, बेसिक संस्कृत कोर्स का। तो इसी संदर्भ में हम लोग कुछ बातें यहाँ पर करेंगे और अभ्यास करेंगे थोड़ा बहुत पाठ का भी बाद में। पहले तो सामान्य बातचीत करेंगे, क्योंकि 1 मार्च से आप सभी की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, यानी कल से। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम सभी थोड़ा सा विचार विमर्श कर लें, है ना? तो आइए देखिए, सामान्य रूप से जो है ना, मैंने गुरुकुल परंपरा से पढ़ाई की है मैंने, और उसके पश्चात मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में गया, जहाँ पर मैंने बीए किया और मैंने एमए भी किया है दिल्ली विश्वविद्यालय से ही। और अभी मैं बीएड वगैरह सब कुछ कर चुका हूँ। और विश्वविद्यालय में पढ़ने के दौरान जो है मैंने काफ़ी सारे कॉलेज में भ्रमण किया, घूमा मैं कंपटीशन वगैरह अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ मैंने देखा है और अपने जो क्लासमेट्स थे उनको भी देखा, और बाकी बीए में भी, एमए में भी मैंने बच्चों को देखा है कि संस्कृत के जो विद्यार्थी होते हैं इनको अपने बेसिक्स को लेकर के हमेशा डर बना रहता है ना? किसी भी संस्कृत के विद्यार्थी को आप बोल दो कि 2 मिनट संस्कृत में बात कर लो। कोई अगर आपसे पूछे कि आप क्या पढ़ते हो, तो आप बोलते हो कि मैं संस्कृत ऑनर्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन आपसे कोई 2 मिनट बोल दे, कुछ पूछ ले, या कोई कुछ हल्का सा क्वेश्चन कर ले कि 2 मिनट आप मेरे साथ संस्कृत में बात कीजिए, या मेरे नाम का क्या अर्थ है, या मेरे नाम का यही अर्थ क्यों होगा, इसका निर्वचन करके दिखा दीजिए, इसकी व्युत्पत्ति करके दिखा दीजिए, तो समस्या हो जाती है ना? क्योंकि हमने बेसिक्स के ऊपर वर्क नहीं किया होता है। और यही कारण है कि हम बीए कर जाते हैं, बीए में हमारा 9 पॉइंट से ऊपर सीजीपीए भी आ जाता है, एमए में भी हमारे जो परसेंटेज हैं ये 90% से ऊपर आ जाते हैं, क्लास में हमें अवार्ड भी मिल जाता है कि हम फर्स्ट आए हैं, है ना? लेकिन हम अंदर से कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते कि हम संस्कृत को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसकी बीए और एमए की हमारे पास डिग्री है, उसका हमें पूरी तरह से जो है ना, उसके लिए हम लोग श्योर नहीं हैं कि हमें वो आता है, या हम कॉन्फिडेंट होकर के कह सकते हैं कि हमें संस्कृत आती है। नॉर्मल हम लोग संस्कृत जानते हैं, नहीं बोल सकते। आप एक हिस्ट्री वाले बच्चे से सामान्य पूछ करके देखो, बीए एमए जो कर चुका है वो आपको इतिहास की पूरी जानकारी दे देगा। ज्योग्राफी वाले विषय के बच्चे से पूछोगे तो भूगोल की पूरी राम कहानी आपको बता देगा। इंग्लिश वाले बच्चे को बोलोगे, वो शुद्ध इंग्लिश में आपसे बोल करके व्यवहार कर लेगा। और बीए एमए तो बड़ी दूर की बात है, आजकल के तो छठी सातवीं के जो होते हैं ना बच्चे, चौथी पांचवी के बच्चे हैं, वे लोग भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, बोल लेते हैं, है ना? और इसी प्रकार से अन्य सभी विषयों में देखा जाता है। लेकिन हम सभी जो है ना,
बड़ा वो करते हैं। अब संस्कृत सीखने के लिए, संस्कृत बोलने के लिए काफ़ी सारे रास्ते आपको दिखाई देते होंगे। जैसे कुछ कुछ संस्थाएं भी हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, जो गारंटी देती हैं कि आप उनको 10 दिनों का समय दो और 2-2 घंटे का समय दो, तो 11वें दिन जो है ना आपका, खुद से ही आपकी संस्कृत निकलने लग जाएगी, है ना। लेकिन ये संस्थाएं जो हैं एक प्रारंभिक स्तर पर तो ठीक काम करती हैं कि आपको संस्कृत में प्रवेश करा देंगी। पुनरअपि इसमें काफ़ी सारी कमियां होती हैं। जैसे किसी भी विषय को जानना है तो थोड़ा सा व्याकरण से जोड़ करके उसको पढ़ना पड़ता है हमें, है ना। 10 दिनों का जो कोर्स होता है या जो संस्कृत संभाषण में आपको एक्सपर्ट बना देते हैं, वो तो बिल्कुल वो छोटे से बालक वाली बात हो गई ना, कि बच्चे को शब्द और वाक्य का अर्थ पता नहीं है, लेकिन बस वो उसका सुन सुन करके प्रयोग करने लग गया। लेकिन इसका मतलब तो है नहीं कि बच्चे को आप ले जा करके और बीए और एमए की परीक्षाएं कराने लगो, बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं, महाकाव्य हैं, उसका अध्ययन कराने लगो। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए सामान्य संस्कृत बोलने के साथ में, प्रवेश करने के साथ में आवश्यकता इसकी भी होती है कि हमें जो ये बेसिक्स का अध्ययन है ये भी हम लोग करें और किसी ठीक ठाक इंसान से करें, है ना। क्योंकि बेसिक्स का तो अध्ययन करना पड़ेगा, बिना बेसिक्स के अध्ययन के आप नहीं आगे बढ़ सकते। ठीक है जी। और इसके लिए कोई ठीक ठाक व्यक्ति भी होना चाहिए। दूसरा ये होता है, आप लोग सोचते हो कि जो जो विषय मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, रचनानुवाद कौमुदी हो गया, संधियाँ हो गई, है ना, समास हो गए, और कुछ कुछ सामान्य विषय 2 महीने में जितने विषय हम लोग समेट सकते हैं, ये तो सारा का सारा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं हम लोग। तो देखो, यूट्यूब की जो दुनिया है ना वो बड़ी अलग है, और ख़ास करके किसी भी रिकॉर्डेड क्लास का एक अलग पॉइंट होता है। और जो क्लास में आप सभी को आपके सामने लाइव उपस्थित होकर के पढ़ा रहा हूँ, इसकी अलग अहमियत होती है, इसका अलग इम्पोर्टेंस होता है ना। क्लास 9 बजे से लेकर के 10:30 तक होना एक आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराएगा कि 9 से लेकर के 10:30 तक आप सभी को क्लास में उपस्थित होना है। और 1.5 घंटे की क्लास में 40-45 मिनट आप सभी को पढ़ाया जाएगा, नियम समझाए जाएंगे, और हर एक नियम के ऊपर 8-8, 10-10 वाक्य जितने भी विद्यार्थी होंगे उनसे अभ्यास कराया जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपकी एक रेगुलरिटी होती है। कक्षाओं का क्या है, रिकॉर्डिंग्स का क्या है, कि आप सोचते हो कि रिकॉर्डिंग तो है ही, कल पढ़ेंगे करते करते सालों साल बीत जाते हैं, फिर हम लोग उसको दोबारा खोल करके नहीं देखते हैं। क्लासेस में क्या होता है कि ठीक ठाक से हमें पढ़ने को मिलता है, अभ्यास करने को मौका मिलता है। 8-10 हमारे साथी भी होते हैं इसमें, तो गलतियां करते हैं तो थोड़ी सी हमें लाज शर्म भी आती है, अध्यापक थोड़ा बहुत डांटता भी है हमें, तो इसका भी हमें एहसास होता है कि हाँ, हमें गलती आगे नहीं करना है। तो इसीलिए कोर्स वगैरह से हमें जुड़ करके करना चाहिए। आगे एक प्रश्न आता है, किससे करना चाहिए, है ना। किससे करना चाहिए, तो कराने के लिए भी देखिए एक योग्य व्यक्ति का होना चाहिए, है ना। योग्य व्यक्ति का होना बड़ा आवश्यक है। आजकल लोग संस्कृत विषय से मैं देखता हूँ एमए कर चुके हैं, नेट जेआरएफ कर चुके हैं, पीएचडी कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से, है ना। लेकिन उनको अगर आप छोटा सा पूछ दो कि आपने मतलब आप मुझे इस वाक्य का थोड़ा सा मीनिंग बता दो, एक श्लोक समझा दो, तो उनकी हवा निकल जाती है ना। ये मैंने देखा है। एक छोटा सा अनुवाद पूछ लो, सामान्य सा अनुवाद पूछ लो, तो गलतियां वो लोग कर देते हैं, नहीं आता उनको, क्योंकि उन्होंने बेसिक्स पे अपना ध्यान नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये है कि नेट जेआरएफ वगैरह की परीक्षाओं की तैयारी करना अलग है, लेकिन अपने आप को आधार से मजबूत बनाना ये अलग पॉइंट होता है, और इसको हमें करना चाहिए, और किसी योग्य व्यक्ति से ही करना चाहिए। आजकल क्या होता है, मैं देखता हूँ संस्कृत वाले जो बच्चे एमए कर चुके हैं, नेट कर चुके हैं, जेआरएफ कर चुके हैं, उनसे कोई पूछ ले कि बताओ नेट की तैयारी कैसे करनी है, आपने कैसे पढ़ा, तो बस उनको तो बस ऐसा लगता है कि बस जी हो गया मेरे से, ये मत पूछो कैसे हुआ, बस हो गया, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। मतलब उन्होंने जिस सफलता को पाया है ना, उसके ऊपर उनको विश्वास ही नहीं होता है कि हाँ, मैंने अपने दम पर निकाला है, अपने परिश्रम से इसे प्राप्त किया है। ठीक है जी। तो ऐसे व्यक्ति को आप कभी भी चयन मत करना जिसको अपने ऊपर विश्वास ही ना हो, है ना, कि मैंने निकाला है, मैंने अपने परिश्रम से इसको क्वालिफाई किया है। और आजकल ऐसा ही होता है। संस्कृत के में भी मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चे जो हैं
बेसिक्स वगैरह कोर्स पे अपना ध्यान देते नहीं हैं, क्योंकि इनको लगता है कि बीए हो गई मेरी, एमए भी मैंने कर लिया, अब तो मेरे गले में जो है ना एक फांसी का फंदा टंगा हुआ है, और मुझे जैसे तैसे करके बस, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो रिश्वत देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि ले लो हमसे 3-4 लाख, हमारा जेआरएफ करा दो, जैसे भी हो सके हमें पीएचडी में एडमिशन करा दो, उसके बाद जो प्रोफेसर वगैरह की यात्रा है या नौकरी की यात्रा है वो बाद में देखेंगे, नहीं मिला तो प्राइवेट कर लेंगे, कहीं भी कर लेंगे, जैसे भी हो करा दो बस हमें। तो आप लोग खुद सोचो कि अगर आप जैसे तैसे उस आप ऊंचाई तक पहुंच भी जाओगे, आप अगर कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाओगे, तो आपने अगर बेसिक्स को कभी पढ़ा नहीं है, संस्कृत भाषा से आपको हमेशा डर लगता है, आपके पसीने छूट जाते हैं, तो आप जब बच्चों को पढ़ाओगे तो उन बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना? बच्चे आपसे क्या ऐसी स्थिति में संस्कृत पढ़ना चाहेंगे? बताइए आप सभी लोग मुझे। ऐसी कैटेगरी का जो व्यक्ति होगा, विद्यार्थी होगा, जो शिक्षक बनेगा, क्या उससे बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहेंगे खुशी खुशी, अथवा नहीं पढ़ना चाहेंगे? सभी लोग बताइए आप में से। संवाद कर रहे हैं हम लोग, कोई लेक्चर नहीं हो रहा है यहाँ पे। नहीं पढ़ना चाहेंगे ना? और सोचो अगर संस्कृत नहीं पढ़ना चाहेंगे, है ना, तो हर एक बच्चा क्या हो जाएगा, संस्कृत की किताबों को बंद कर देगा। संस्कृत कोई पढ़ना नहीं चाहेगा तो संस्कृत का क्या होगा, विद्यालय में से उस डिपार्टमेंट को ही हटा दिया जाएगा। सरकार भी फिर उसी प्रकार से फैसला लेगी कि संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे हैं ही नहीं, तो फिर टीचर क्या करेंगे? टीचर्स को भी अब नियुक्त नहीं करना है। तो फिर इससे क्या होगा, एक पूरा का पूरा जिस करियर के लिए आपने सालों साल तैयारी की, वो करियर ही बंद हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए आवश्यक होता है कि हम लोग बेसिक्स वगैरह पे ध्यान दें, बेसिक्स वगैरह को भी कवर करें, क्लियर करें अपना। क्योंकि अभी आप क्या है, परीक्षाओं की तैयारी में हैं, बीए में हैं अथवा एमए में हैं, कुछ लोग नेट की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग हो सकता है बीएड करके अपना कुछ कुछ वैकेंसी की तैयारी कर रहे होंगे। सब में आपको वही समास पढ़ने हैं, व्याकरण का विषय पढ़ना है, उसमें आपको संस्कृत की बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि इस शब्द का ये अर्थ आया तो कैसे आया, है ना, ये अर्थ आया तो कैसे आया। इसी प्रकार से आपको बेसिक्स बेसिक्स का ज्ञान होना चाहिए दर्शनों को पढ़ने में भी। दर्शन भी हैं तो टोटल के टोटल संस्कृत में है ना, उसमें आपको अर्थ निकालना आना चाहिए। कोई भी श्लोक आ गया तो उसका भी आप सभी को अर्थ निकालना आना चाहिए, और अर्थ निकालने के लिए, या फिर साहित्य के विषय में आप पढ़ रहे हो, अलंकारों को पढ़ रहे हो, है ना, अथवा साहित्य दर्पण को पढ़ रहे हो, काव्य प्रकाश जैसे उच्चतम श्रेणी के ग्रंथों को पढ़ रहे हो, इसके लिए कम से कम आपका इतना तो होना चाहिए ना, कि आपकी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। ठीक है? बेसिक्स के बिना आप सोचोगे कि मैं ये पढ़ जाऊं और मेरे दिमाग में ठहर जाए, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए बेसिक्स को हमें कवर करना चाहिए। तो जो लोग भी अपने जीवन में, अपने व्यवहार में संस्कृत के आधारभूत जानकारी को स्थान नहीं देते हैं, उनको निश्चित रूप से स्थान देना चाहिए, क्योंकि इसका महत्व है। इसी के बेस पर आपको हर एक परीक्षा की तैयारी करनी है। अगर आपका आधार कमजोर है तो फिर आप 2 मंजिला बिल्डिंग भी नहीं बना सकते, और अगर आपका आधार मजबूत है तो आप बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को भी टिका सकते हो उस पे, है ना, और पूरा विश्व उसे देखना भी चाहेगा, दर्शन भी करना चाहेगा। ठीक है? तो यही संस्कृत का बेसिक कोर्स है। और ये वाला जो कोर्स है, ये देखो मैं आप सभी के लिए बता दूं, ये मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसे मैंने एक बार और पढ़ाया था 2 साल पहले, जिसमें 10-12 विद्यार्थी आए थे, अंतिम समय तक जो है 4-5 विद्यार्थी रहे, क्योंकि सामान्य रूप से मुझे पता है कि बेसिक्स वाले कोर्स में ज़्यादा बच्चे जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि अहमियत देते नहीं हैं। उस समय इस कोर्स की जो फीस रखी हुई थी वो 1100 रुपये रखी हुई थी। आज मैंने बहुत कम रखा हुआ है, वर्तमान में केवल 700, ताकि प्रॉब्लम ना हो और आसानी से जुड़ सकें। और मैं नेट वगैरह की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसके अंतर्गत भी कुछ बच्चों को आवश्यकता रहती है। प्रश्न वगैरह जो हैं, बच्चों को प्रश्न समझ में आते ही नहीं है कि ये प्रश्न कहना क्या चाहता है। तो जब आप प्रश्न को समझोगे ही नहीं, तो कैसे आप फिर नेट की परीक्षा के प्रश्नों को सॉल्व करोगे? तो संस्कृत भाषा आपको समझ में आ पाए, थोड़ा सा उसका व्याकरण समझ में आ पाए, है ना, और संस्कृत से जो आपका डर है ये मिट जाए हमेशा हमेशा के लिए, इसको आपको ये 2 महीने का जो कोर्स है इसको ज्वाइन करना चाहिए, है ना। और डेमो वगैरह एक भी नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है आप गीता श्री एकेडमी का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, आप इस पर विजिट कर सकते हैं, आप इसको सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर।
और आपको 50-60 वीडियो कम से कम मिल जाएंगी क्लासेस की, हमारी अलग अलग कोर्स की, अलग अलग सब्जेक्ट्स की। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है, पैटर्न कैसा है ना। और नेट वगैरह का कोर्स वगैरह करा रहा हूँ, तो ये तो बेसिक्स वगैरह तो मैं बस इसलिए भी करा रहा हूँ ताकि मेरा भी थोड़ा सा अभ्यास हो जाए, और जो मेरे कोर्स वाले बच्चे हैं उनको भी नेट की तैयारी करने में सहायता मिले, और बाकी इससे अलग जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं भिन्न भिन्न कोर्स के लिए, परीक्षाओं के लिए, आप सभी को भी एक सपोर्ट मिले। और ये सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना इसके आगे आप स्टेप अपना तय नहीं कर पाओगे। तय कर भी लोगे तो आपके अंदर हमेशा एक खालीपन, एक अधूरापन, एक डर, एक भय, एक शंका हमेशा रहेगा, है ना। तो जिस डर से आप लोग जीवन भर डरोगे, अच्छा है कि उसको अभी से समाप्त कर दिया जाए और इस कोर्स से जुड़ करके इसको अच्छे से कवर कर लिया जाए। आइए अब थोड़ा सा हम लोग कुछ पाठ को भी पढ़ लेते हैं, है ना। थोड़ा सा हो गया ये 15-20 मिनट का स्पीच आप सभी के सामने, 15 मिनट ही हुआ है केवल। थोड़ा सा हम लोग कुछ भाग को भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ताकि ऐसा होगा कि हमने कुछ ना कुछ सीखा है आज, है ना। और बेसिक्स को हम लोग पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सरल भाषा में हम लोग पढ़ेंगे अनुवाद के क्रम को, है ना। और अनुवाद के इस क्रम को भी हम लोग पढ़ेंगे तो एकदम ऐसा पढ़ेंगे कि बिल्कुल आप सभी को क्लियर हो जाएगा आज ही सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। तो एक बार आप सभी लोग मुझे बताएंगे, स्क्रीन आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, दृश्यते बताएंगे। जाते। ठीक है, जी भैया दिख रही है। ठीक है जी, चलिए। स्क्रीन देख पा रहे होंगे तो सब कुछ आपको इस पे विजिबल होगा, है ना। मैंने शेयर किया है स्क्रीन, और ये आपको बड़े अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है जी, चलिए। तो अब आप लोगों को बोलना है ना। जब भी मैं पूछूंगा कुछ भी तो माइक ऑन करके और आप लोगों को प्रयास करना है कि बोलना है मेरे साथ। ये रचनानुवाद कौमुदी का जो है ना पहला अभ्यास है, और आज के दिन हम लोग इस पहले अभ्यास का एक अभ्यास बस कवर करेंगे। ठीक है जी। तो पहले अभ्यास को कवर करने से पहले थोड़ा सा हमें कुछ कुछ बेसिक जो है ना जानकारियाँ वो रख लेनी चाहिए। ठीक है। तो आइए, इसके लिए मैंने एक शीट शेयर किया है, और इसमें हम लोग जो है थोड़ा सा बेसिक जानकारी जो है इसको देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक जानकारी होगी तो आगे फिर पढ़ना जो है ना अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है जी, चलिए मैं पेन निकालता हूँ और मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो आप लोग मुझे बताएंगे, संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं। 3। 3 पुरुष होते हैं ना। कौन कौन से होते तीन। हैं। प्रथम मध्यम उत्तम। प्रथम मध्यम उत्तम। पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। है ना, प्रथम, प्रथम मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। स्क्रीन पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा है ना सभी को। ठीक, दृश्यते। ठीक है, दिखना चाहिए, किसी को भी दिखाई ना दे, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताना है आप सभी को। 1 मिनट, कुछ लोग आए हुए हैं, इनको भी एडमिट कर लिया जाए। चलिए बस फिर से मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को, पेंसिल ज़्यादा वैसा चल रहा है ना। 3 पुरुष होते हैं, ठीक है, संस्कृत में, तो याद रखना है। वचन कितने होते हैं संस्कृत में। तीन। तीन। 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। विभक्तियाँ कितनी होती हैं। 7। 7। 7। ओके। कौन कौन सी विभक्तियाँ होती हैं। प्रथमा द्वितीय तृतीय प्रथमा, चतुर्थी द्वितीय, पंचमी तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। वेरी गुड। कारक कितने होते हैं। 6। 6। 6। कारक 6 कैसे हो गए, 7 होने चाहिए ना। नहीं इसमें ओमरी के हिसाब से वो एक नहीं लगाया। संबंध और संबंध नहीं माना संबोधन नहीं जाता। बनाते संबंध हैं। कारक को नहीं माना जाता। वेरी गुड। चलिए, ये तो जानकारी आपकी पक्की है, फिर इतना तो कम से कम होना चाहिए। अब आगे जो है मुख्य रूप से एक और चीज़ हमें समझना है, और वो ये है कि 1 मिनट, कोई आया हुआ है, इसको मैं एडमिट कर लेता हूँ। चलिए, कुछ कुछ बातों को और हमें देखना है इसमें। जैसे मैं 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा न्यू शीट होता है ना। हाँ, चलिए, न्यू स्लाइड शेयर हो गई। अब देखिए,
पुरुष कितने थे हमारे? 3 थे ना। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, ये जो प्रथम पुरुष है तो इसमें क्या क्या आता है इसके अंतर्गत? अहम सर्वनाम। अहम सर्वनाम आता है? नहीं। प्रथम सह पुरुष में सः बिल्कुल। तौ ते त्वम् अहम। क्या क्या आता है? सः तौ ते। और चलिए याद रखेंगे आप लोग, ये जो प्रथम पुरुष है इसमें जो है ना अहम और त्वम को छोड़ करके सभी जो होते हैं ना कर्ता, ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, अहम अर्थात मैं, और त्वम, त्वम का मतलब क्या होता है? तुम। ठीक है, इसको छोड़ करके ये सभी के सभी जो भी कर्ता बचते हैं ना, मतलब सह तौ ते, या फिर स्त्रीलिंग में सा ते ताह। ठीक है, सा का मतलब वह, ते का मतलब वे दोनों, और ताह का मतलब वे सब, सा ते ताह। या फिर कोई भी नाम आ गया, राम श्याम मोहन सोहन, सब कुछ कहाँ पर आता है? प्रथम पुरुष में आता है। ठीक है, अब बताइए ये जो भू धातु का हम लोग जो पठ धातु का जो हम लोग सामान्य रूप से जो रूप बनाते हैं, तो ये पठ का रूप कैसे कैसे बनता है? पठति पठतः पठति पठतः पठन्ति। पठति पठतः पठन्ति। चलिए, पठति पठतः और पठन्ति। ठीक है जी, तो याद रखना है ये जो पठति है ये कौन सा वचन है इसमें? एक वचन। और ये जो पठता है वचन। इसमें कौन सा वचन है? द्विवचन। द्विवचन। और द्विवचन। जो पठन्ति इसमें कौन सा वचन है? बहुवचन। बहुवचन। तो ये जो रामः, रामः शब्द कैसा है? एक वचन का है कि द्विवचन का है? एक वचन एक वचन है। एक वचन का है। तो अगर बोलेंगे राम पढ़ता है, तो रावण के साथ में पठ धातु का कौन सा रूप पठति लगेगा? ले लीजिए। पठति लगेगा। पठति। ये जो रामऊ है ये एक वचन है कि द्विवचन है? द्विवचन द्विवचन। रामऊ के साथ में पठ धातु का कौन सा रूप लगेगा? द्विवचन वाला लगेगा। पठतः। इसी प्रकार से पठतः। इसी प्रकार से अगर हम सभी बोलेंगे रामाह, तो रामाह के साथ में राम पठ धातु का कौन सा रूप आएगा फिर? पठन्ति। पठन्ति आएगा, है ना। इसी प्रकार से हर एक धातु का आप सभी को देख लेना है, जिस वचन का और जिस पुरुष का कर्ता होगा उसी वचन और पुरुष का हमें क्रिया का भी प्रयोग करना है। ठीक है, यही जो है पहले इसमें अभ्यास में बारंबार आएगा, है ना। और पहले अभ्यास में देखिए, रचनानुवाद कौमुदी हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें 4 प्रकार से शब्दों का विभाजन किया गया है ना। इसमें ये जो शब्दकोश दिए गए हैं तो इसके अंतर्गत जो है 4 प्रकार से शब्दों का विभाजन किया है। जो क वाला विभाजन होगा इसके अंतर्गत कौन से शब्द होंगे? बताइए आप सभी लोग। क वाले विभाग में कौन से शब्द होंगे? संज्ञा या संज्ञा और सर्वनाम शब्द सर्वनाम। होंगे। ख वाले में क्या होंगी? ख वाले शब्द में धातु धातुएं होंगी। धातु क्रिया। हाँ, और ग वाले विभाग में कौन कौन से शब्द होंगे? अव्यय अव्यय अथवा क्रिया विशेषण। ठीक है, और घ में क्या होगा? केवल और केवल विशेषण शब्द। विशेषण शब्द होगा। ठीक है, अब ये जो 15-20 शब्द हैं तो इनको आइए हम लोग अच्छे से कवर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ मैं देख रहा हूँ कक्षा में गुरुकुल वाले भी काफ़ी सारे विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, है ना। गुरुकुल वाले बच्चे वैसे तो बहुत अच्छा होते हैं पढ़ने में, लेकिन कभी कभी वे भी काफ़ी समय से पढ़ाई छोड़ देते हैं ना, तो इसलिए उनको भी आवश्यकता हो जाती है और उनको भी पढ़ना चाहिए ये बेसिक वर्क, क्योंकि मैंने देखा है उनको वो लोग भी बड़ी सामान्य सामान्य गलतियां करते हैं, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क वाला विभाग है जिसमें संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द होते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइए मुझे, वह के लिए संस्कृत में क्या शब्द आता है? और वे दोनों के लिए क्या आता है? तौ। और तौ। वे सब के लिए क्या आता है? ते। है ना, तो सह तौ ते ये पुल्लिंग का है कि स्त्रीलिंग का रूप है? ये पुल्लिंग का है। पुल्लिंग का है ना। चलिए, वेरी गुड। आप के लिए पुल्लिंग में क्या शब्द आता है संस्कृत में?
भवान भवान इसी प्रकार से आप के लिए स्त्रीलिंग में कौन सा शब्द आता है? भवती भवती सभी लोग बोलिए, है ना? सभी लोग बोलते जाइए। ये चीजें बड़ी छोटी हैं, लेकिन ये आपको बहुत कुछ सिखाएंगी, ठीक है? और 60 अभ्यास के अंतर्गत आने वाले हर एक शब्द को हमें याद कर लेना है, ऐसे ही बोल बोल करके। तो ये सब बाद वाले जो हैं, ये सभी जो हैं, ये क्या है? सर्वनाम शब्द हैं, है ना? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द आएंगे तो सर्वनाम पहले आ गया, अब संज्ञा शब्द आ रहे हैं। तो राम को क्या बोलेंगे संस्कृत में? राम राम ईश्वर अथवा स्वामी के लिए क्या शब्द आया हुआ है? ईश्वर ईश्वरः बालक को क्या कहते हैं संस्कृत में? बालकः मनुष्य का मतलब? मनुष्य और नरः का मतलब? मनुष्य नर है पुरुष ना? गांव को क्या कहते हैं संस्कृत में? ग्राम। ग्राम ग्राम राजा को क्या कहते हैं संस्कृत में? नृपः विद्यालय को क्या कहते हैं? विद्यालय अच्छा, ख वाले विभाग में कौन से शब्द आते हैं? धातुएं क्रिया आती हैं, है ना? क्रिया धातु 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 अथवा क्रिया आते हैं, ठीक है? आइए इसको भी देख लेते हैं 2 मिनट में, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1 मिनट, कोई आया हुआ है, मैं एडमिट कर लूं। चलिए, तो बताइए, होना के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? भू धातु का भू धातु का। और भू धातु का रूप कैसे चलता है? भवति भवतः भवन्ति भवति भवतः भवन्ति भवन्ति। पढ़ना के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? पठ पठ धातु पठति का रूप कैसे चलता है? पठति पठतः पठन्ति पठति पठतः पठन्ति लिखना के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? लिख लिख हाँ, इसका रूप कैसे चलेगा? लिखति लिखतः लिखन्ति लिखति लिखतः लिखन्ति हंसना के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? हस हसति हाँ, हसतः और जाना के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? गम गम धातु, है ना? गम और आना के लिए किस गम धातु का प्रयोग होता है? गम ही होता है पर आगम। आगे आगम पूर्वक आगम हो जाता है ना, आ उपसर्ग हो जाता है, ठीक है? तो म्यूट कर लीजिए आप सभी लोग। किसी के बैकग्राउंड में से बड़ा शोर आ रहा है, पता नहीं कौन है, कहाँ बैठे हुए हैं आप लोग, लग रहा है कि ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं। चलिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से ग वाला भी विभाग आता है, जिसमें अव्यय अथवा क्रिया विशेषण आते हैं। यहाँ के लिए आया हुआ है शब्द अत्र, है ना? याद कर लेना है। यहाँ को ही अभी कहते हैं। जहाँ का मतलब यत्र, यत्र मतलब जहाँ, तत्र मतलब वहाँ, कुत्र मतलब कहाँ, क्व मतलब भी कहाँ। तो ये सभी शब्द जो हैं, हमें हर एक चैप्टर के शब्दों को याद कर लेना है, ठीक है जी? क्योंकि इन्हीं शब्दों के द्वारा क्या है, आगे हमारा वाक्य बनने वाला है ना? तो ये सामान्य रूप से कुछ कुछ दिशा निर्देश दे रहे हैं और बता रहे हैं कि राम से लेकर के जो भी विद्यालय तक के रूप है ना, रामः नृपः ग्रामः, तो सबके रूप एक जैसे चलेंगे। तो अभी आपको बस प्रथमा और द्वितीय का रूप याद रखना है कि रामः रामौ रामाः और रामम रामौ रामान, ठीक है? अब आप में से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, एक दो लोगों से कुछ रूप वगैरह थोड़ा सा बना लेते हैं। चलिए, अक्षिता जी हैं यहाँ पर, बताइए मनुष्य का रूप आप बनाइए प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति में, बोलिए, प्रयास कीजिए। अक्षिता आर्या, चलिए नहीं पता भैया। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब बोलिए इसको देख करके, जैसे रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान लिखा हुआ है, इसको देख करके बोलिए। मनुष्यः मनुष्यौ मनुष्याः अब बोलिए। और मनुष्यं मनुष्यौ मनुष्यान्। वेरी गुड। इसी प्रकार से और कौन कौन उपस्थित है यहाँ पर, थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे नाम। और जो है आर्य, आर्य नाम से हैं कोई। फन्नू जी आप बोलिए, आप बोलिए, आप किसका रूप बोलेंगे मुझे? नृपः का रूप आप बोलेंगी, नृपः का, दो विभक्तियों में। अनुमंडल जी। सर निरपह निरपहो निरपहा नृपम निरपम नृपौ निरपौ नृपान, निरपान। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। तो चलिए थोड़ा सा अपनी क्या बोलते हैं,
हरियाणा से, हरियाणवी टोन से इसमें लेकर के आना है ना, अभ्यास कर करके बारंबार। ठीक है सर। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से एक लकार का जो एक पुरुष है, प्रथम पुरुष में आपको धातु का रूप भी याद रखना है और इसके नियमों को विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। और एक धातु के आप रूप अगर याद रखते हैं तो हर एक रूप ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। पठति पठतः पठन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति, हसति हसतः हसन्ति इत्यादि। ठीक है जी। नियम इसमें 5 आए हैं और ये नियम बड़े सामान्य हैं। कर्ता के अनुसार ही क्रिया का वचन और पुरुष होता है। जैसे सह पठति, तो ये जो सह है ये बताइए प्रथम पुरुष का कौन सा वचन है? सह जो ये वचन। पद है एक वचन। एक वचन है ना, तो इसीलिए प्रथम पुरुष की एक वचन की धातु का ही रूप यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है ना, पठति ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए कह रहे हैं कि कर्ता ये जो है प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसीलिए क्रिया भी जो है प्रथम पुरुष की एक वचन की ही प्रयुक्त हुई है। ठीक है, और ये जो भवत शब्द है ना, आप के लिए प्रयोग होता है, जो भवान भवन्तौ भवन्तः है ना, तो इसका भी रूप आप सभी याद कर लेंगे। भवान मतलब एक आप, भवन भवन्तौ मतलब दो आप, और भवन्तः मतलब बहुत सारे आप। इसी प्रकार से भवती मतलब एक स्त्री के लिए आप, भवत्यौ अर्थात दो आप, और भवत्यः अर्थात बहुत सारी आप। ठीक है जी। तो भवत शब्द भी जो है हमेशा प्रथम पुरुष में ही आता है। तो अगर ऐसा एक वाक्य आ जाएगा, आप पढ़ते हैं, तो क्या इसका वाक्य बनेगा बताइए? भवान पठति। है ना, भवान पठति। ठीक है, भवान अर्थात आप, पठति अर्थात पढ़ते हैं। ठीक है जी। नियम नंबर 3 कह रहा है कि तीनों लिंगों में जो धातु का रूप है ना वो सेम रहेगा। ठीक है, बालक पढ़ता है को क्या बोलेंगे? बालकः पठति। बालकः पठति। बालिका पढ़ती है को क्या बोलेंगे? बालिका पठति। बालिका पढ़ती है ना। बालक हो या बालिका हो, रूप धातु का रूप जो है ना वही रहेगा, पठती पठता पठन्ति ही रहेगा। ये नहीं कि बालक के लिए पठती पठता पठन्ति और बालक के लिए कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक छोटा सा नियम और आप सभी को पता ही होगा, एक बार और क्लियर कर लीजिए। जो कर्ता कारक है ना उसमें प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे सामान्य सामान्य से ये नियम है। जैसे कर्ता कारक और कर्म कारक का आपको पहचान सामान्य रूप से करना हो, जैसे राम है ना, राम जो है पुस्तक पढ़ता है ना, तो जो कर्म करने वाला होता है उसको कर्ता कहते हैं। तो इस वाक्य में कौन कर्म कर रहा है बताइए आप सभी लोग? राम। राम। तो राम क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा, है ना। और राम करता है, उसके बाद क्या काम कर रहा है वो क्रिया हो जाएगी। तो पढ़ने की क्रिया कर रहा है ना, तो ये पढ़ना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी। ठीक है, और जो काम कर रहा होगा उसी को कर्म कहेंगे, है ना। राम जो काम करेगा उसको कर्म कहेंगे। ठीक है, तो क्या काम कर रहा है, किसको पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है ना, तो ये पुस्तक ही क्या हो पुस्तक जाएगा? को यहाँ पढ़ पर रहे। कर्म हो जाएगा। तो बताइए इस वाक्य में ऊपर आप देखो यहाँ पर नियम नंबर 4 में लिखा हुआ है कर्ता में प्रथमा विभक्ति है। तो ये राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें किस में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी? रामः। राम में रामः। है ना, राम में प्रथमा विभक्ति क्यों हुई है? क्योंकि राम क्या है? कर्ता है ना। करता है। इसी प्रकार से कर्म। जो पुस्तक है ये कर्म है, तो कर्म कारक में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय। द्वितीय। है ना, पुस्तकम। द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। और पुस्तकं ये पढ़ता है, ये किसके अनुसार होगा? राम के अनुसार हो जाएगा ना, तो रामः पुस्तकम पठति। ठीक है जी। तो इसी प्रकार से जो है इस कॉन्सेप्ट को आप सभी को याद रखना है कि कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज कहा, अपदम न प्रयुंजित, है ना। अपदम न प्रयुंजित का मतलब क्या होता है कि बिना प्रत्यय लगाए कोई भी शब्द या धातु का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, जैसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, राम के लिए हिंदी में इस शब्द का प्रयोग करते हैं ना, केवल रा और म, है ना। तो ऐसा मत करना कि कभी संस्कृत में भी बोल दो राम लिखती, है ना, राम लिखती, ये फिर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप संस्कृत में प्रयोग कर रहे हैं तो संस्कृत में जो ये है ना प्रत्यय है, जो प्रत्यय का जो सिंबल है रामः, इसका आपको प्रयोग करना है। इसीलिए कहा कि राम लिखता है तो रामः लिखति, मनुष्य लिखता है तो मनुष्यः लिखति, है ना। सीता
हंसती हैं तो सीता हंसती, ठीक है। पूरा का पूरा प्रयोग करना है शब्द को, पूरा मतलब प्रत्यय लगा करके ही शब्द का प्रयोग करना है, बिना प्रत्यय लगाए शब्द का प्रयोग आप नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राम पठ, तो ये गलत हो जाएगा। रामः पठति ही हमें आगे प्रयोग करना है, ठीक है जी। एक और इसमें ये कहा कि एक अर्थ वाले कई सारे पर्यायवाची शब्द आपको दिखाई देंगे, लेकिन उसमें से केवल एक ही शब्द का आपको प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे अगर वाक्य आ जाता है मनुष्य, मनुष्य जाते हैं, ठीक है, मनुष्य जाते हैं, तो मनुष्याः गच्छन्ति, केवल आप मनुष्याः का ही प्रयोग करेंगे, ये नहीं कि नराः मानवाः, है ना। ऐसे ऐसे कर करके बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर दो तो ये गलत हो जाएगा, एक ही शब्द का प्रयोग करना है, ठीक है जी। अब आगे देखो कुछ कुछ वाक्य हैं और इनके जो है ना सामने इसकी संस्कृत भी लिखी हुई है 8-10 वाक्यों में, तो आप लोग इसको बनाओ, उसके बाद आगे जो है केवल हिंदी हिंदी के वाक्यों को हम लोग संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके आप लोग बोलते जाएंगे, मैं आप सभी का नाम जो है ना एक बार देख लेता हूं, मैं नाम याद करना पड़ेगा मुझे, बारंबार देखना पड़ेगा। तो चलिए पीछे से स्टार्ट करते हैं। तान्या जी आप बोलिए, जो पहला वाक्य है वह पढ़ता है, इसकी संस्कृत क्या हो जाएगी? सह पठति। है ना, सभी लोगों को बोलना है, जिससे जिसे पूछूंगा मैं, साइलेंट नहीं रहेंगे। चलिए सुमन जी आप बताइए दूसरा जो है वाक्य, वे दोनों, वे दो पढ़ते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? तौ पठतः। तौ पठतः। चलिए तीसरे नंबर पे सोनू जी आप बोलिए, वे सब पढ़ते हैं। ते पठन्ति। ते पठन्ति, वेरी गुड। आगे बढ़ते जाइए, नेक्स्ट नंबर है सागर जी का। सागर जी आप बोलिए, आप यहाँ आते हैं, क्या वाक्य हो जाएगा इसका? आप यहाँ आते हैं, क्या वाक्य बनेगा? बोलते जाइए बोलते जाइए। भवान् अत्र आगच्छति। सागर जी को बोलने दीजिए ना, वो तो बोल ही नहीं रहे हैं। चलिए बोलते जाइए आप लोग, साइलेंट मत रहिए, है ना, बोलेंगे तभी सीखेंगे, बोलना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि साइलेंट नहीं रहना है बिल्कुल भी। संवादात्मक कक्षा होती है ना, वो अच्छा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सागर जी के बाद किसका नंबर आया हुआ है? रंजना ठाकुर जी। चलिए आपसे पूछता हूँ मैं नेक्स्ट वाला वाक्य, आप दोनों हंसते हैं, इसका क्या हो जाएगा अनुवाद? रंजना ठाकुर जी, भवन्तौ हसतः, वेरी गुड। अब रंजना जी के बाद में कौन है देख लेता हूँ एक बार मैं। रंजना जी के बाद में है प्रीति सिंह जी, है ना। प्रीति सिंह जी आप बताइए, आप सब जाते हैं, क्या हो जाएगा वाक्य? बोलिए, आप सब जाते हैं, क्या हो जाएगा इसका अनुवाद? चलिए मानसी आप बताइए इनके ऊपर। भवन्तः गच्छन्ति। चलिए कोमल जी इनके बाद आप बताइए, आप लिखती हैं, क्या हो जाएगा अनुवाद? लिखति लिखति। है ना। इनके ऊपर कौन है? कोमल जी के ऊपर हैं ज्योत्सना, ज्योत्सना गुज्जर जी। आप बोलिए एक लास्ट वाक्य इसमें, वहां क्या हो रहा है, क्या बनेगा अनुवाद? बोलते जाइए। चलिए तत्र किम भवति। तत्र किं भवति। तुरंत आप लोगों को अपना मौन व्रत तोड़ना है, जब भी मैं पूछूं ना तुरंत तोड़ना है, ताकि आप लोग बोल सको। अब जो है हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को एक एक वाक्य का, जो ये अभ्यास का वाक्य है, एक एक वाक्य का अभ्यास करना है, ठीक है जी। तो अब आप लोग मुझे बताइएगा, स्क्रीन आप सभी देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, और हम लोग जो है एक एक वाक्य का हम लोग अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो अब स्क्रीन को भी थोड़ा सा बांटते हैं दो भागों में। एक भाग में आप लोगों को केवल अनुवाद जो है वो दिखाई देगा, और एक भाग में जो है मैं इसका संस्कृत अनुवाद जो है वो भी आप सभी के सामने लिख दिया करूँगा, वो दिखाई देगा, ठीक है। थोड़ी देर आप लोग रुकेंगे, सेटिंग करनी पड़ेगी इसकी मुझे। चलिए, तो दोनों ओर आपको पेज दिखाई दे रहा होगा। 1 मिनट बस, थोड़ा सा समय मुझे दीजिए, सेटिंग कर लेता हूँ मैं इसकी। अनुवाद भी जो है ना आप लोगों को अब थोड़ा थोड़ा करके दिखाई दे रहा होगा, नहीं नहीं तो मैं बोल दिया करूँगा आप लोगों को, है ना।
ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अनुवाद को देखिए और यहाँ मैं इसका संस्कृत आप लोग जो बोलोगे वह वही मैं लिखता रहूँगा। ठीक है जी, तो दो दो काम होंगे अब एक ही साथ में। तो चलिए अब ऊपर से स्टार्ट करेंगे। नीचे से हम लोगों ने पढ़ लिया है काफ़ी सारा हिस्सा। अब ऊपर से सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो आ रहा है अभिषेक सैनी जी का। ठीक है जी, तो आइए अभिषेक जी, जो सबसे पहला वाक्य है उसको देखिए और इसका जो अनुवाद है ना वो बनाइए। सबसे पहला वाक्य है, क्या है वाक्य, बोलिए एक बार। वाक्य को पढ़ना है और उसका जो अनुवाद है जो भी आपको समझ में आता है उसको बनाना है। ठीक है जी, चलिए अभिषेक जी, सबसे पहले एक नंबर का वाक्य है वह लिखता है, क्या होगा इसका अनुवाद, बताइए। सह लिखति। सह लिखति। सह जो है ये किस पुरुष का करता है, ये प्रथम 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 पुरुष का, पुरुष। इसीलिए आपने प्रथम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग किया। ठीक है जी, तो सह लिखति ऐसे आप लोग नोट भी कर सकते हो, मैं साथ साथ में आपके लिखवा भी दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए दूसरे क्रम पर कौन है, एक बार मैं नाम देखता हूँ। ये बड़ा कन्फ्यूजन है, नाम देखना बार बार। स्क्रीन की पूरी सेटिंग खराब हो जा रही है। चलिए मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ फ़ोन से, उसके बाद मैं खुद से ही आप लोगों को बोल दिया करूँगा, है ना। एक मिनट। अभिषेक जी के बाद में वैसे चलिए एक मिनट बस। और सभी को बोलना है ना, साइलेंट यहाँ पर रहने के लिए आप लोग उपस्थित नहीं हुए हो, कुछ न कुछ सीखने के लिए उपस्थित हुए हो, तो बोलना है कुछ न कुछ, गलत सही कोई बात नहीं, सब आपस की बात है। चलिए जी ठीक है, अब पीछे नहीं आना पड़ेगा अब हमें। चलिए अभिषेक जी के बाद में दूसरा जो क्रम है वो है आकांक्षा जी का। बोलिए आकांक्षा जी, दूसरे एक नंबर का वाक्य क्या है और इसकी क्या इसका अनुवाद बनेगा। वह गांव को जाता है, हम्म सह ग्रामम गच्छति। हम्म आपने इसमें सह में प्रथमा विभक्ति किया, ग्राम में द्वितीय विभक्ति क्यों किया आपने, बताइए। कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर के वाक्य पर। और इसके लिए कौन है, अक्षिता जी, आप कोशिश कीजिए। वह आता है, क्या वाक्य हो जाएगा इसके लिए। कोई शब्द समझ में ना आए कि इसका क्या होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। सः आगच्छति। सह आगच्छति, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ तो आपको दिख रहा है ना इस स्क्रीन पर इस समय वर्तमान में लिखा हुआ सारा का सारा भाग। जी भ्राता जी दिख रहा है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ बहुत खर्चा किया इसके लिए, दिख सके इसके लिए 6,000 का आया हुआ है बोर्ड चलिए, वो एक वो है ना, एक कोई महिला होती हैं वो जा रही होती हैं तो उनसे कोई बोलता है कि उनका कुछ साड़ी का कुछ हिस्सा होता है लटक रहा होता है, तो कोई इनको टोकता है कि आंटी इसको ठीक कर लीजिए गिर जाएंगे आप तो आंटी कहते हैं कि 1500 का है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अक्षिता जी के बाद में नंबर आ रहा है अंजलि राजपूत जी का। आप उपस्थित हैं यहाँ पर अंजलि जी। चौथा जो वाक्य है, जी भैया। हाँ बताइए क्या वाक्य है और क्या इसका बनेगा अनुवाद। बालकः, बालक पढ़ता है, बालकः पठति। बालक का पठति, वेरी गुड। आपने यहाँ पर बालक क्यों किया, बालक भी तो कर सकती थी जैसे हिंदी में बोलते हैं। कौन सा इसमें नियम, कौन सा काम कर रहा है इसमें, चलिए याद रखेंगे। प्रथम पुरुष का विशेषण। अपदम न प्रयुंजित, बिना प्रत्यय लगाए संस्कृत में हम प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है, इसीलिए प्रत्यय लगाना आवश्यक है ना। चलिए वेरी गुड, जानते भी रहे हैं ना कि क्या हम लोग कर रहे हैं, है ना, क्यों कर रहे हैं। चलिए और आगे हैं अनु। अनु जी आप बताइए नेक्स्ट वाला जी वाक्य जो सर। है, पांचवें नंबर का वाक्य। राम है लिखती। एक बार हिंदी भी बोल दिया करेंगे उसके बाद उसको बोला हाँ सर, करेंगे। राम लिखता है। हाँ रामः लिखति, राम है लिखती। वेरी गुड। चलिए छठे एक नंबर पे हम लोग चलते हैं और इसमें आर्य आर्य करके नाम लिखा हुआ है, कौन है, भविष्य आप हैं क्या। हम अस्मि भ्राता जी। अच्छा आप हैं, चलिए आप बोलिए फिर नेक्स्ट वाला वाक्य।
छठे नंबर का वाक्य। मनुष्य मनुष्य हंसता है। नरः हसति। चलिए, मनुष्य नरः हसति, वेरी गुड। चलिए, हमारा एक पेज भर गया। नेक्स्ट वाक्य ये हम लोग खोल लेते हैं एक। चलिए, ठीक है। चलिए, 7वें क्रम पर जो है नाम आ रहा है धर्मेंद्र कुमार जी का। धर्मेंद्र जी। महोदय एक सेकंड। बताइए। मनुष्य मनुष्य शब्द के लिए हम नरह यूज कर सकते हैं बिल्कुल और बिल्कुल मनुष्य भी यूज कर सकते हैं ना। बिल्कुल 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 दोनों कर सकते हैं, एक करेंगे बस उसमें से कोई भी, ठीक है। चलिए, धर्मेंद्र कुमार जी आप बताइए 7वें वाक्य का आचार्य अनुवाद। आचार्य अहं द्रष्टुं न शक्नुमः यतोहि प्रज्ञाचक्षुस्मि। अस्तु अस्तु। तो वाक्य पठतु तावत् वदिष्याम्यहम्। वाक्य अस्ति किमस्ति वाक्यम। राजा यहाँ आता है। नृपः अत्रागच्छति। बिल्कुल, वेरी गुड। नृपः अत्र आगच्छति, ठीक है जी। राइटिंग थोड़ी सी मेरी ऐसे ही है, आप लोग पहचान जाना बस, श्रुति परंपरा पे ध्यान देना। 9वें नंबर के वाक्य पर हम लोग चलते हैं। 9वें नंबर पे हैं दिव्या जी, आप दिव्या वर्मा जी आप बताइए 9वें नंबर का वाक्य क्या है। 8वें नंबर का वाक्य है यहाँ पर अभी। राम विद्यालय जाता है। जी रामः विद्यालयं गच्छति। बिल्कुल, रामः विद्यालयं गच्छति। चलिए आगे तैयार हो जाइए। कौन है आगे? ज्ञानेश जी, ज्ञानेश तिवारी जी आप बताइए 9वें नंबर का वाक्य क्या है। ज्ञानेश तिवारी जी हैं यहाँ पर। चलिए, आप नहीं है तो फिर नेक्स्ट बढ़ जाइए, हेमंत आर्य जी आप बताइए 9वें नंबर का वाक्य। वाक्य, आप वहां जाते हैं। भवान तत्र गच्छति। है ना, भवान तत्र गच्छति। हाँ तत्र गच्छति, ठीक है जी। चलिए, वेरी गुड। कोई आया हुआ है, थोड़ा सा उसको देख लिया जाए। कोई आता है तो पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ जाता है हमें। चलिए, एक बार सबका हो जाए, बस एक एक वाक्य आज मैं आपसे भी से करा रहा हूँ बस, ताकि मीटिंग भी जो है टाइम से कंप्लीट हो जाए। 1 मिनट। चलिए, चला गया जो आया था। नेक्स्ट हम लोग करते हैं वाक्य अपना 10वें नंबर का जो वाक्य है। और नेक्स्ट जो हमारे कांटेक्ट में हैं इसमें मीटिंग में, ज्ञानेश जी के बाद नाम आया हेमंत जी का और ज्योत्सना जी आप बताइए 10वें नंबर का जो वाक्य है इसका अनुवाद। वह मनुष्य कहा, हाँ महोदय, वह मनुष्य कहा जाता है सः मनुष्यः वा नरः कुत्र गच्छति। बिल्कुल, सः मनुष्यः कुत्र गच्छति, ठीक है जी, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर पर है कोमल जी, कोमल शर्मा जी बताइए वाक्य कौन सा है, क्या इसका अनुवाद बनेगा। ये दोनों हंसते हैं। ते बोलिए। तौ तौ हंसतः। तौ हसतः, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, ऐसे ही ध्यान रखना है, गलतियां नहीं करनी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मानसी आप बताइए 12वें नंबर का जो वाक्य है क्या बनेगा। वे दोनों कहाँ जाते हैं? तौ कुत्र गच्छत। चलिए, तौ कुत्र गच्छतः, वेरी गच्छत। गुड। पेज भर गया हमारा, नया पेज ले लेते हैं फिर से एक बार। चलिए, नेक्स्ट जो है मानसी जी के बाद में है पांडे खुशी जी का नाम। आप बताइए नेक्स्ट वाला जो वाक्य है, खुशी जी, खुशी पांडे जी। 13वें नंबर का जो वाक्य है, खुशी जी हैं यहाँ पर। चलिए, प्रीति जी आप बताइए, प्रीति सिंह जी 13वें नंबर का वाक्य, खुशी जी प्रीति में से कोई बताइए। चलिए, वो भी शायद नहीं है।
एक मिनट। हम्म हम्म, चलिए ठीक है जी, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे लग रहा है अब लास्ट वाले कुछ लोग हैं, देखना पड़ेगा मुझे एक बार। चलिए नीचे से एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, 4 लोग हैं बस। ठीक है, चलिए फिर से तान्या जी आप बताइए 13वें वाक्य का अनुवाद। तान्या जी। दो आदमी यहाँ आ रहे हैं। द्वौ नरौ अत्र आगच्छन्ति आगच्छन्तः आगच्छतः, क्षम्यताम्। नरौ अत्र आगच्छतः है ना, दो लगाने का क्या काम है? ठीक है, दो तो आया नहीं ना अभी, अच्छा, दो का सही। प्रयोग करना, जो अभ्यास में नियम होगा उसी के अनुसार काम करना है। चलिए सुमन जी आप बताइए नेक्स्ट हाँ वाला जी। वाक्य जो है 14वें नंबर का। दो राजा वहां जा रहे हैं। नृपो तत्र गच्छतः। चलिए, नृपौ तत्र गच्छतः, वेरी गुड। चलिए सोनू जी बताइए 15वें नंबर का वाक्य। बोलिए। तौ तौ तत्र तौ यत्र गच्छति तत्र हसति। आकांक्षा है आप यहाँ पर? सही है जी। जी भ्राता जी। ठीक कीजिए वाक्य को। जी भ्राता जी, मुझे स्क्रीन दिख नहीं रही है नेटवर्क इशू की वजह से, तो आप बता दीजिए, मैं सुन के बता दूंगी। चलिए अक्षिता जी आप देख रही हैं स्क्रीन को? ठीक जी कीजिए, भैया। गलती ठीक कीजिए, दिख रही है गलतियाँ? जी भैया। बताइए। तौ यत्र गच्छतः तत्र हसति। तत्र हसतः है ना, ठीक है, याद रखेंगे है जी ना, तौ भैया। है इसीलिए गच्छतः और हसतः इसी क्रियापद का प्रयोग होगा। ठीक है जी, तो चलिए ये सामान्य जी हमने भैया। एक फॉर्मेट देखा कि हम लोग इस प्रकार से अपनी कक्षाओं को एक एक भाग जो है इसको करेंगे, जहाँ आपको हर एक वाक्य जो है ये लिखा हुआ दिखाई देगा। नियम आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, आज तो बस ऐसे ही एक पेज पर समझा दिया, नहीं तो हर एक नियम को हम अच्छे से बिल्कुल बकायदा बढ़िया ढंग से और बढ़िया रूप में, अगर आवश्यकता पड़ती है तो स्लाइड वगैरह के माध्यम से भी है ना, पीपीटी के माध्यम से भी उसको मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। मतलब ये है कि आपका जो 2 महीना है पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, फॉर्मेलिटी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और मैं फॉर्मेलिटी बिल्कुल भी करता नहीं हूँ। अगर पढ़ाई होनी है तो बहुत अच्छे से होगी, अगर मुझे लगेगा कि पढ़ाई नहीं हो सकती तो पढ़ाई होगी ही नहीं, है ना। तो चलिए कैसा लगा आप सभी को ये जो हमने छोटा सा अभ्यास किया? बहु समीचीनम। बहुत समीचीनमस्ति। आम। और लोग बताइए, अक्षिता जी आपको समझ में आया पाठ जी पैटर्न? भैया बहुत अच्छा लगा। अभी तो बड़ा आसान सा ये नियम था, बहुत आसान आसान से रूल्स थे, अभी आसान से हम लोग कठिन तक जाएंगे। और रचनानुवाद कौमुदी का जो पैटर्न है ना ये सबसे सरल है, किसी भी मतलब संस्कृत के लिए बहुत आसान है, इसीलिए हमने इसको चुना है। लेकिन रचनानुवाद कौमुदी के साथ साथ में मैं जब आप सभी को पढ़ाऊंगा तो कम से कम अनुवाद की 4-5 पुस्तकों को इंक्लूड करके ही पढ़ाऊंगा, ताकि हर एक अनुवाद के अंदर हर एक कारक में जितने नियम आ सकते हैं सभी के सभी नियम आप सभी लोग जाने, है ना। ये नहीं कि केवल इसी पुस्तक के अंदर ही रहना है, ऐसा नहीं, क्योंकि पढ़ाई होगी तो फिर थोड़ा सा हर एक एंगल को छू करके पढ़ाई होगी ना। हेमंत जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी भैया, प्रणाम भैया। जी नमस्ते, ये बताइए। समय के लिए ही मैं थोड़ा बोल रहा था, क्योंकि आज प्रतिपदा थी और छुट्टी थी। समय तो रात्रि का 9 हो बजे है, सके और किस समय रखा जाए बताइए। 1 घंटा को भैया थोड़ा पूर्व सा में कर टाइम चेंज लीजिए। हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। नहीं, और भी क्लासेस है ना, मैं थोड़ा सा नेट वगैरह की भी क्लासेस करा रहा हूँ ना, तो 8:30 बजे उसकी क्लास से मैं फ्री होता हूँ, और आधे घंटे का मुझे टाइम मिलता है, उसके बाद ये वाली क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो टाइम तो ठीक है थोड़ा सा, और जो कोर्स है उसके लिए मैं आपको ऑप्शन बता सकता हूँ, मैं बात कर लूँगा आपसे, फ़ोन कीजिएगा जी मुझे आप अच्छे से, ठीक है। क्योंकि समय तो देखिए थोड़ा सा हमें मैनेज करना पड़ता है, समय में कुछ भी रख लूँगा ना तो समय कुछ ना कुछ समस्या करेगा सबको थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा समय के हिसाब से हमें मैनेज करना पड़ता है अपनी चीज़ों को, है ना।
तो हाँ अक्षिता जी आप कुछ कह रही हैं? नहीं भैया, बस वो समय को लेकर ही बोल रही थी कि थोड़ा चेंज हो जाता तो ठीक रहता। कौन सा समय बाकी ठीक रहेगा आप सबके लिए? कौन सा भैया समय कोई बताइए? भैया 8, 12 8:30 से इतना समय या कर दिन में सकते कोई हैं, 8:30 से कर सकते हैं ना। 8:30 बजे मेरी नेट वाली क्लास खत्म होती है, तो 8:30 से 10 कर सकते हैं इसको। ठीक है, आधे घंटे और पहले हो जाएगा। जी भैया ठीक है। ऐसा कर लेंगे, बाकी अभी क्लास के स्टार्ट होने के बाद फाइनल करेंगे, है ना। चलिए ठीक है जी, तो क्लास को समाप्त करते हैं। किसी का कोई डाउट होगा, क्वेश्चंस होगा तो आप लोग मुझसे बात कर लीजिएगा। 6 विद्यार्थी कोर्स में जुड़ चुके हैं। आप में से भी जो भी लोग जुड़ना चाहें, फीस बड़ी सामान्य है, बिना मतलब कुछ भी सोचने समझने वाली फीस इसमें है नहीं। 700 ही फीस है पूरे 2 महीने की, जो काफ़ी कम है। ठीक है, तो आप लोगों की सुविधा के हिसाब से इसको रखा गया है। 10-15 विद्यार्थी जुड़ेंगे तो कोर्स स्टार्ट होगा। अगर नहीं जुड़ा कोई भी तो फिर मैं कोर्स को स्टार्ट नहीं करूँगा। बाकी जो लोग हैं तो उनको मैं एक्स्ट्रा मतलब अलग से ही थोड़ा थोड़ा कर करके करा दूंगा, है ना, क्योंकि बच्चे होंगे तभी अच्छा लगेगा। अब केवल 4 ही 5 बच्चे होंगे तो कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आप लोग विचार कीजिए। और बहुत सारी क्लासेस हैं यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। कल से जो है बिल्कुल ऑफिशियली क्लास स्टार्ट हो जाएगी हमारी। और कल शनिवार है, तो रविवार का भी परसों ब्रेक होगा, तो मतलब सोमवार से जो है बिल्कुल बढ़िया से क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी हमारी। क्योंकि नेट का भी मुझे पढ़ाना है, अपना पूरा करना है कोर्स, इसीलिए मेरे पास बहुत सारा समय नहीं है। मैं केवल 31 अप्रैल तक ही ये वाला कोर्स पढ़ाऊँगा, 2 महीना बस। ठीक है जी, 30 अप्रैल तक बस। तो 2 महीना ही मैं आपके लिए दूंगा, लेकिन ईमानदारी से दूंगा। और ये जो कोर्स है, 1.5 घंटे का जो कोर्स है, पूरा ऐसा प्रयास होगा कि 1.5 घंटे में आपको पूरा का पूरा चीज़ सिखा दिया जाए। ऐसा नहीं होगा कि आपको क्लास से अलग जा करके बहुत सारा समय खर्च करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। जो पढ़ाई होगी, जिस पैटर्न पे हो रही है, वो उसका अभिप्राय यही है कि कक्षा में रहते हुए ही आपका सारा का सारा नियम भी समझाए जाएंगे, अभ्यास भी कराया जाएगा। एक एक नियम को समझेंगे, अभ्यास करेंगे, और पूरा अभ्यास कंप्लीट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बस ये है कि हाँ, थोड़ा सा परिश्रम तो करना पड़ता है, क्योंकि विषय ऐसा है, थोड़ा सा शब्द रूप हो गए, धातु रूप हो गए, शब्दकोश हो गए, नियमों को समझना हो गया, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम लोग और बात बाद में। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। और कल रात्रि से जो है क्लास को हम लोग ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं। कल का जो समय है अभी वो 9 बजे से 10 बजे तक का ही होगा। और क्लास जब स्टार्ट हो जाएगी तो सभी के हिसाब से, अगर आप लोगों को लगता है कि कोई और समय होना चाहिए, है ना, शाम के समय 5 बजे के आसपास का समय होना चाहिए, तब भी मैं रख लूँगा। आप लोग मुझे जब बोलोगे मैं तब तैयार हूँ। सुबह के समय भी बोलोगे, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को मैनेज करना है अपने हिसाब से, लेकिन ध्यान रखना, हाँ, सबके लिए ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि 1-2 व्यक्ति के लिए हो, 10 लोगों के लिए ठीक नहीं हो, या 10 लोगों के लिए हो, 2 लोगों के लिए ठीक नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी का हमें ध्यान रखना है इसमें, है ना, एक कुटुंब के समान। ठीक है जी, चलिए आप सभी को नमस्ते, अच्छा लगा। 6:00 पर्यन्तं कक्षा चलति अस्माकं विश्वविद्यालये। अस्तु अस्तु, JNU विश्वविद्यालय महोदय ना? आं, जवाहरलालनेहरुविश्वविद्यालये। भवतः अपि तत्रैव अस्ति? न न, अहं तु नास्मि तत्र, परन्तु अहं ओन्ली नेट् एसआईएस, समूहे मया दृष्टम्। अस्तु अस्तु, नेट् कक्षायां विद्यार्थिनः सन्ति न कक्षायां आम्, मध्ये। अहं तु प्राप्तवान् साम्प्रतं JRF। अस्तु अस्तु अस्तु, बहु समीचीनं, बहु समीचीनम् अस्ति, बहु समीचीनं। तो चलिए देखिए, मतलब दृष्टि की समस्या है, फिर भी इन्होंने JRF क्वालिफाई किया है, कितनी बड़ी बात है। तो आप लोग भी परिश्रम कीजिए, है ना। चलिए महोदय, धर्मेंद्र जी एक बार आप मैसेज कर दीजिएगा, आप हमारे कांटेक्ट में रहिए, है ना। ठीक है जी, चलिए अवश्यमेव आप सभी को, करिष्यामि। बिल्कुल आप सभी को नमस्ते। कल मिलते हैं, और जिसको भी जुड़ना हो, बात करनी हो, आप मेरे से बात कर सकते हैं। फीस वगैरह सबमिट करके कोर्स को आप लोग शुरू कर सकते हैं। जी अक्षिता जी कुछ कह रही हैं? नहीं भैया। ठीक है जी, ओके, चलिए सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भैया शुभ रात्रि। जी नमस्ते। प्रणाम सर्वेभ्यो। जी जी जी, नमस्ते जी, नमस्ते सभी को, नमस्ते।